नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अपने अगाउना विडियो लेक्चरनी अंदर खास करीने આપણું દિવાળી પછીનું બીજું સત્ર જે શરૂ થાય છે એની અંદર અભ્યાસક્રમની અંદર શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીશું એ સંદર્ભે વિષય પ્રવેશની અંદર આપણે ગત વિડિયો લેક્ચરની અંદર મિત્રો ચર્ચા કરી હતી। એ મુજબ આજથી એટલે કે આપણું હિન્દી વિષયની અંદર ધોરણ 9 ની અંદર આજે આપણે આપણું જે ચેપ્ટર નંબર 15 જેનું શીર્ષક મિત્રો દાઝ્યું એવું આપવામાં આવેલું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દાઝ્યું શીર્ષક હેઠળનો જે આપણો આ પાઠ છે તે પાઠ સાહિત્ય પ્રકારની દ્રષ્ટિએ મિત્રો એક કહાની છે એટલે કે वार्ता से जेना लेखक अथवा तो रचयिता ये शेखर जोशी, जिसकी एक बहुत प्रसिद्ध ये कहानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये कहानी जानने से पहले ये कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ये जानने की हमें ये उत्कंठा अवश्य होगी कि भाई ये दाज़्यू नाम का शब्द हमें आज पहली बार सुनने को मिला। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की इच्छा होगी कि भाई ये दाज़्यू क्या होता है, अर्थात दाज़्यू का अर्थ क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए ये नया शब्द है और ये शब्द हमारी भाषा का यानी कि हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, परंतु ये एक अल्मोड़ा क्षेत्र में यानी कि उत्तराखंड के जो उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी प्रदेश है, जो पहाड़ी विस्तार है, वहाँ का एक अल्मोड़ा नाम का ये जो पहाड़ी प्रदेश है यानी कि पहाड़ी विस्तार है, उसका एक स्थानिक यानी कि उसका एक आंचलिक यानी कि इस प्रदेश का एक शब्द है, और इसलिए हमारे लिए ये शब्द पहले तो उसे जानना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि दाज़्यू शब्द का अर्थ बड़ा भाई यानी कि बड़े भैया होता है। जो अल्मोड़ा के पहाड़ी विस्तार में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में बड़े भाई को वहाँ की प्रादेशिक भाषा में दाज़्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी का जो शीर्षक बड़े भाई यानी कि बड़े भैया दाज़्यू, तो दोस्तों हम इसी कहानी हमारे लिए एकदम रोचक यानी कि एकदम पढ़ते वक्त उसे समझते वक्त यानी कि उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए ये कहानी बड़ी दिलचस्प यानी कि बड़ी ये रोचक कहानी, क्योंकि इस कहानी में इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है, जो मुख्य पात्र है, जिसे हम कहानी का नायक कहेंगे, जिसका नाम दोस्तों मदन है। यानी कि एक जो पहाड़ी बालक यानी कि पहाड़ी से अल्मोड़ा क्षेत्र के नज़दीक के एक गांव का जो 8-10 साल का एक लड़का है, जिसका नाम नायक यानी कि जिसका जो कहानी का नायक है, जिसका नाम है मदन। जो ये कहानी का दोस्तों मुख्य पात्र है, जिसका नाम है मदन। कहानी का नायक यानी कि मुख्य पात्र या तो
प्रमुख पात्र कहेंगे, कहानी का प्रमुख पात्र है। और जो दूसरा पात्र है जिसका नाम है जगदीश बाबू। तो मुख्यत्वे दोस्तों ये कहानी में कुल मिलाकर 3 पात्र यहाँ पर दिया गया है। जो प्रमुख पात्र मदन है, जो 8-10 साल का पहाड़ी बालक है, और जगदीश बाबू उन्हीं क्षेत्र जो उन पहाड़ी प्रदेश से अपने अपरिचित क्षेत्र में, अपरिचित शहर में ये आया हुआ है, और जहाँ पर ये मदन नाम का जो पहाड़ी बालक है उसके साथ उनका परिचय होता है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब अपनेपन किसी भी अज्ञान व्यक्ति हो, किसी भी अज्ञान लोग के साथ कोई भी व्यक्ति अपनेपन यानी कि अपनेपन भरे 2 शब्दों में जब किसी व्यक्ति से निकटता से बातचीत करेंगे तब अपनत्व का भाव अवश्य पैदा होगा। और तिरस्कार भरी वाणी में अगर हम परिचित व्यक्ति से भी बातचीत करेंगे तब भी हमें अपनेपन का एहसास नहीं होगा। यानी कि अपरिचित व्यक्ति के साथ हम अपनत्व की वाणी में जो बातचीत करेंगे तो वह व्यक्ति हमें अपना लगेगा। जो हमारा लिए वो अज्ञान है, हम उसे जानते नहीं, हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित है, लेकिन उनके साथ प्रेम पूर्व, स्नेह पूर्व, अपनत्व की भावना के साथ जो उनके साथ हम बातचीत करेंगे तो वह पराया होते हुए भी हमारे लिए वह अपना बन जाएगा। और साथ ही जो अपना, हमारा अपना व्यक्ति है, हमारा परिचित हो और उसके साथ भी हम जो अगर तिरस्कृत भरी वाणी में उनके साथ जो बातचीत करेंगे तो वह अपना होते हुए भी वह दोस्तों पराया बन जाएगा। यानी कि अपनत्व की अनुभूति यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये प्रस्तुत कहानी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी का मुख्य स्वरूप कुछ ऐसा ही है कि जिसमें मदन नाम का जो प्रमुख पात्र है, मदन नाम का जो 8-10 साल का एक बालक है जो पहाड़ी प्रदेश से एक होटल में होटल बॉय तरीके से काम करने के लिए आया है, और उसका परिचय जो उसके ही क्षेत्र से, उसके ही विस्तार के नजदीक के गांव से आए हुए जगदीश बाबू नाम के एक मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उनके साथ परिचय होता है। और एक दूसरे के साथ वह पराया होते हुए भी एक दूसरे के साथ जो परिचय होने के बाद अपनत्व का अनुभव, यानी कि अपनत्व एक दूसरे के साथ परिचित होने से अपनत्व का भाव प्रस्तुत होता है। और वह बेचारा जो मदन एक होटल बॉय के लिए यानी कि होटल बॉय के होटल में जो होटल बॉय के पद पर, यानी कि होटल बॉय जैसा एक सामान्य काम, एक निम्न कक्षा का काम जो करते हुए भी वह अपने परिचित, अपने क्षेत्र के विस्तार के व्यक्ति से मिलकर उसे अपनापन का भाव ये महसूस होता है। तो इसी प्रकार दोनों अपरिचित होते हुए भी नजदीक के क्षेत्र के होते हुए दोनों के बीच जो एक परिचित होने का भाव यहाँ पर इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। और इस कहानी में जिस प्रकार मदन जो जगदीश बाबू को अपना समझकर, बड़ा भाई समझकर उन्हें अपरिचित के अज्ञान स्थल पर अपना बड़ा भाई मिल गया, इसी प्रकार से उनके साथ वह एक
पारिवारिक संबंध के साथ अपने बड़े भाई मानकर उसकी ख्याल रखता है। जब जगदीश बाबू इस होटल में आकर ठहरते, मेज पर बैठते, तब से ही ये जो मदन जगदीश बाबू को पूछता रहता है, दाजू चाय लाओ, आज आपने यानी कि कल आपने बहुत कम खाना खाया था। तो इसी प्रकार अपनत्व की तरफ से जो अपना परिचित हो, जो अपना बड़ा भाई हो, इसी प्रकार से उनके साथ जो लगाव था वो बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार जब जगदीश बाबू भी इस शहर में जब अपना क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर नए नए थे, तब उन्हें सब विस्तार के यहाँ के मोहल्ले, शहर के लोग, सभी लोग उन्हें अपरिचित सा लगता था। पर ये मदन का परिचय पाकर वह अपने आप को वह परिचित सा लगने लगता है, और मदन को भी अपने क्षेत्र का एक व्यक्ति मिल जाने के बाद वह अपनेपन का उनके साथ महसूस करने लगता है। फिर ये कहानी में ये जगदीश बाबू जहाँ पर मदन होटल बॉय के नाम पर, यानी कि होटल बॉय के स्वरूप से जो एक जो होटल बॉय के पर काम करता था, वहां पर जगदीश बाबू बार बार वहां पर होटल में आते थे, चाय पानी पीते थे, नाश्ता करते थे, और मदन भी उनकी जो सारे की सारे अपना बड़े भाई होकर इसी प्रकार के उसकी वो संभाल, यानी कि उसकी वो पैर रखते थे। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद, कुछ महीने बीत जाने के बाद जगदीश बाबू को ये शहर में कुछ लोगों के साथ परिचय हो जाता है। सारा शहर, मोहल्ला, एक क्षेत्र उनके लिए परिचित सी हो जाता है, और उसका जो अजनबीपन था वह अपरिचित वह दूर हो जाता है। फिर एक दिन जो जगदीश बाबू है उसे अपने मध्यम वर्ग का, जो वह मध्यम वर्ग थे, उसके लिए उसे ऐसा लगता था कि भाई ये जो मदन है एक होटल बॉय है, जो एक निम्न कक्षा का काम करता है, और मुझे क्यों बार बार ये दाजू दाजू कहकर पुकारता है, वह उसे अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए एक बार उसे क्रोध आ जाता है। जगदीश बाबू उसे मदन को कह देता है कि भाई तू मुझे क्यों बार बार दाजू दाजू कहता है, तू मुझे ये अच्छा नहीं लगता, यानी कि तुम्हें मुझे प्रेस्टीज यानी कि मेरी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय हूँ। उसका ये स्वाभिमान के कारण वो एक ऑफिस बॉय उसे बार बार दाजू दाजू कहे, जो निम्न कक्षा का काम करने वाला लड़का है, वो उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने एक बार कह दिया, तो बेचारा मदन अपने भोलेपन में, निर्दोष भाव से उसे इतना दुख पहुंचा कि उसी दिन से वह अपने होटल के मालिक के पास, मैनेजर के पास उसी दिन छुट्टी लेकर वह एक कोठरी में, जो झूठ बोलकर वह उसे सरदर्द हो रहा है, वह आज ठीक नहीं, ऐसा अपने मैनेजर से बोलकर वह होटल से छुट्टी ले लेता है, और एक कोठरी में जाकर वह सिसकियां भरते हुए, उसे बहुत दुख होता है, वो बहुत रोता है, और रोने से उसके हृदय का जो दर्द था वह आंसू स्वरूप बाहर निकल जाता है। उसका हृदय वह आंसू के निकलने से वह हल्का हो जाता है, यानी कि उसका जो दुख, उनका जो दर्द था, वह धीरे धीरे कम हो जाता है। और फिर
वो अपने काम के लिए होटल में फिर से ये बीती हुई घटना को भूलकर लग जाता है। तो उसी दिन ये जो जगदीश बाबू है अपने परिचित जो दोस्त है, जो तीसरा पात्र दोस्त मैंने यहाँ पर दिखाया, जो हेमंत, वह हेमंत को साथ लेकर होटल में चाय पानी पीने के लिए आते हैं। तो उसी वक्त जो दूसरे दिन होटल में आए थे, तब जब पहले ये दासजी यानी कि जगदीश बाबू को जो देखकर जो उत्साह के साथ कि दासजी क्या लाऊं, चाय लाऊं, नाश्ता लाऊं, आपने कल थोड़ा कम खाना खाया था, इसी प्रकार उसकी जब केयर रखता था, और आज वह जगदीश बाबू और उसका मित्र होटल में आते हैं, मेज पर बैठते हैं, लेकिन मदन पहले की तरह उसे सामने से नहीं पूछता दासजी क्या लाऊं। फिर जगदीश बाबू का जो दोस्त है हेमंत है, उसे चाय पीने के लिए उसे ऑर्डर करना पड़ता है, चाय मंगवानी पड़ती है, सामने से वो उसे क्या लाऊं ऐसा नहीं पूछता। फिर हेमंत को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर मेज पर ये चाय देने के लिए आता है, तब हेमंत उसे पूछ लेता है कि भाई बेटे तेरा नाम क्या है। तब वह बेचारा कुछ नहीं बोलता। फिर जगदीश बाबू धीरे से अपना सर ऊंचा करके उठाकर उसकी ओर देखते, तब ऐसा लगता है कि वह क्रोध के कारण ज्वालामुखी सी तरफ फटेगा, इसी प्रकार फिर भी नहीं बोलता। फिर हेमंत ने आग्रह करके पूछा कि भाई आपका नाम तो बताइए। तब मदन कहता है कि भाई लोग मुझे होटल बॉय कहते हैं। ऐसा कहकर वह मुड़ जाता है, और यहाँ पर दोस्तों ये कहानी पूर्ण हो जाती है। तो इसी प्रकार की एक रोचक कहानी इस दासजी के नाम से, जैसे जगदीश बाबू के रूप में एक अपने विस्तार का, अपने क्षेत्र का जो परिचित बड़े भाई के रूप में, माँ के रूप में, परिवार के सदस्य, बहन के रूप में जो एक व्यक्ति मिला था, उसके साथ वो अपने तौर का, अपनापन का एहसास करने लगा था। पर उसी की वजह से एक छोटे से बालक के मन में जो गहरी ठोस पहुंचती है, जो गहरा आघात लगता है, जो गहरा सदमा लगता है, इसी प्रकार की एक बाल मानस की जो हृदय की ठेस को, उनके जीवन में आघात पहुंचाने की एक घटना को यहाँ पर लेखक ने बड़ी रोचक ढंग से हमारे 9वीं कक्षा की सिलेबस में अभ्यास में दोस्तों यहाँ पर रखने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको संक्षेप में एक कहानी के स्वरूप में आपके सामने एक कथा को एक सार रूप में या तो सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो अब दोस्तों हम ये कहानी को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करें, यानी कि उसे विस्तार से पढ़े। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये कहानी के जो सर्जक है, लेखक है शेखर जोशी, इसका थोड़ा परिचय पा लेते हैं, और बाद में ये कहानी को हम आरंभ से लेकर अंत तक एक एक घटना को क्रमबद्ध रीति से, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से उसे हम समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप अपनी किताब अपने साथ रखकर सबसे पहले उसका शेखर जोशी का जो हम यहाँ पर परिचय प्राप्त करते हैं। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। कि दोस्तों जो लेखक का जन्म हमारे जो उत्तराखंड राज्य है, यानी कि जो उत्तरांचल का क्षेत्र है, उसी का अल्मोड़ा नाम का
जो जिला है वह अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव नामक गांव में सन 1932 में हुआ था। फिर अपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की, यानी कि जो केकड़ी वहाँ का एक स्थानिक प्रदेश है, जो एक गांव का नाम है, और अपने केकड़ी और अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। केकड़ी और अजमेर में आपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन स्कूल में अभ्यास प्राप्त કર્યો। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन पर रहे थे। એટલે કે લેખક લગભગ જીવનની અંદર 30 વર્ષ સુધી ત્યાંની બાજુની ઇલાહાબાદની નજીક નિકટ यानी कि નજીકની એક સૈનિક ઔદ્યોગિક જે પ્રતિષ્ઠાન સંસ્થા છે એની અંદર લેખકે 30 વર્ષ સુધી પોતાનું કાર્ય કર્યું, એટલે કે એ કાર્યરત રહ્યા અને ત્યારબાદ शेखर जोशी से स्वतंत्र रीते પોતાનું લેખન કાર્ય એટલે કે સાહિત્ય લખવાનું કાર્ય છે એ કરવા લાગ્યા। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवा, એટલે કે લેખકના જે પ્રસિદ્ધ જાણીતા, ચર્ચિત એટલે મિત્રો જાણીતા, जो જાણીતા જે કહાની સંગ્રહ છે એટલે કે વાર્તાના સંગ્રહ છે જેનું નામ છે कोशिका घटवा। साथ के लोग दासियों, हलवाहा एवं नवरंगी बीमार। तो दोस्तों ये 4-5 जो यहाँ पर आपने नाम सुना वह शेखर जोशी के एक चर्चित यानी कि एक बहुचर्चित उनकी कहानी संग्रह के पुस्तक है, यानी कि कहानी संग्रह के ग्रंथ है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। એટલે કે લેખકની એ આદમી और कीड़े જે નામની કહાની છે એની અંદર 1955 ની અંદર એમને સર્વપ્રથમ એ કહાની ઉપર એમને પ્રથમ પુરસ્કાર છે એમને આપવામાં આવ્યો હતો अथवा तो प्रदान किया गया था दोस्तों, कि जिसका नाम था आदमी और कीड़े। इसी कहानी पर लेखक को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। साथ साथ नई कहानी दोस्तों हिंदी साहित्य में जो 1960 के बाद जिस सर्जकों ने लेखकों ने जो कहानी का सर्जन किया वह हिंदी साहित्य में नई कहानी के नाम से पहचानी जाती है, जानी जाती है। और यहाँ पर इसी क्षेत्र के एक नई कहानी के क्षेत्र में भी यानी कि नई कहानी के जो आंदोलन के चर्चित कथाकार जेનું नाम હતું મિત્રો महावीर प्रसाद द्विवेदी और पहल सम्मान से सम्मानित दासजीव कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। साथ साथ दासजीव कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म निर्माण એટલે કે લેખકની આ જે દાસજીવ કહાની છે એના આધારે મિત્રો આપણે ફિલ્મોની અંદર પિક્ચરની અંદર ઘણા બધા એવા બાળ ચરિત્રોને લઈને ચિલ્ડ્રન એટલે કે બાળ ચરિત્રને લઈને બાળ પાત્રને લઈને ફિલ્મોની અંદર એમનું નિર્માણ છે પણ એ કરવામાં આવ્યું છે। અને આપણે મિત્રો જોઈએ છીએ કે ઘણી બધી એવી ફિલ્મો હોય હિન્દી પિક્ચરની અંદર કે ભાઈ 8-10 વર્ષના બાળકને એક હોટલ બોય તરીકે અથવા તો બીજા અન્ય ક્ષેત્રની અંદર કે બીજા કોઈ અન્ય પાત્ર ના અભિનય કરતા એ આપણને ઘણી બધી ફિલ્મોની અંદર જોવા મળે છે। તો यहाँ पर जो दासजीव कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी એટલે કે એક બાળ શ્રમિક જેવી રીતે મદદનું કામ મિત્રો એક બાળ શ્રમિકનું કામ છે એટલે કે એ બાલ શ્રમિક ઉપર लिखी गई एक कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है એટલે કે મદન છે એક પહાડી બાળક એટલે કે પહાડી પ્રદેશમાંથી પહાડી વિસ્તારમાંથી આવેલો એક બાળક છે जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। लेकिन उसकी पेट बुझ की आग बुझाने के लिए जो अपने गांव से शहर में आकर एक होटल बॉय के एक होटल में ये काम करता है और
भोलेपन में जिसे वो अपना दासियों अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, એટલે કે પોતાના ભોળપણની અંદર જેને પોતાના બડા ભાઈ અથવા તો દાસિयों समझવા લાગે છે, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात पहुंचाने, અને જેને ખરેખર પોતાના ભોળપણથી એક મોટા ભાઈ સમજે છે, દાસિयों સમજે છે, અને એ જ એક દિવસ ખરેખર એ મદનના બાળ માનસ ઉપર બાળ મન ઉપર એક ગહેરો आघातजनक शब्दों द्वारा एना मन पर एक आघात पहुंचाड़े छे। ये इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है दोस्तों, कि जिसका एक मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया, जो मैंने आपके सामने एक सारांश के रूप में पहले कथा को आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिर हम आज कहानी की थोड़ी शुरुआत करें तो जो पहला परिच्छेद है, चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। એટલે કે શહેરની અંદર જે ચોક છે, ચોકથી બહાર નીકળવાની સાથે એ બાઈ ઓર એટલે કે ડાબી બાજુ બड़े साइन बोर्ड એટલે કે મોટા साइन बोर्ड वालों एक छोटे कैफे એટલે કે નાની એવી રેસ્ટોરાં છે, નાની એવી હોટલ છે, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। त्या जगदीश बाबू आ बाळकने पहली वखत एमने जोयो हतो। तो स्वाभाविक है एનું स्वरूप केवुं હતું, गोरा चीटा रंगनो गोरो रंग तो नीली सफाफ आंखें, सफाफ दोस्तों तो एकदम स्वच्छ, ये शब्द के लिए हम यहाँ पर लिख दिए कि नीली सफाफ आंखें, नीली એટલે ભૂરી, नीले सफाफ એટલે કે સ્વચ્છ, जो नीले सफाफ आंखें यानी कि जो नीली सफाफ એટલે કે એમનો ભૂરી અને સ્વચ્છ આંખો, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता है। साथे साथे एमनी चाल, एमनो ढंग, एमनो जोश, एमनो जुस्सो, एमनी जे हाल से अनोखी मस्ती, पण क्यांय आळस नहीं बीजो। शिथिलता એટલે आळस, એટલે કે ક્યાંય પણ આપણને એ આળસ નહીં, શિથિલતા કોઈ કામ પર આળસ નહીં। तो आलस, कहीं पर आलस नहीं दिखाई देती। इस प्रकार से वह बच्चा है जो एक प्रकार से जोशीला है। और फिर कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी स्फूर्ति, એટલે કે આ બાળક સ્ફૂર્તિલું છે કે જેવી રીતે કમળના ફૂલ ઉપર, કમળના પાંદડા ઉપર જેમ પાણીનું બિંદુ પડે ને જેમ સડકથી એના ઉપર લસરીને નીચે પડી જાય, એવી એક પ્રકારની સ્ફૂર્તિલું એ આ બાળકનો આખો એ મિજાજ હતો। એટલે કે એ કમલ કે પત્તે પર फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फूर्ति, આવો એક સ્ફૂર્તિલો જે आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुभव केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जाता है। એટલે કે આ પ્રકારની એમની ચંચલતા, આ પ્રકારની સ્ફૂર્તિ, સાથે સાથે એમની આંખોની ચંચલતા જોઈને એ બાળકની ઉંમર છે એનો ખ્યાલ, અનુમાન એવું લગાવી શકાય કે ભાઈ એ લગભગ માત્ર 9-10 વર્ષનો બાળક હશે। આવું એક એમની સ્ફૂર્તિ ઉપરથી, એમની ચાલ ઉપરથી, એમનો અનુકૂળ ઢંગ છે, એમના શરીર ઉપરનો જે જુસ્સો છે, એમની જે સ્ફૂર્તિ છે, એમની સ્વચ્છ આંખો છે, એ રૂપાળો અને દેખાવડો એમનો ચહેરો છે, આના ઉપરથી સ્પષ્ટ એવું લાગે કે આ બાળક છે એ 9-10 વર્ષનું છે, અનુભવ લગાવી શકાય। અને ખરેખર શાયદ यही उम्र उसकी रही होगी અને કદાચ એ એમની ઉંમર એટલે કે 9-10 વર્ષની ઉંમર ખરેખર એમની હતી। એટલે કે આ પ્રકારની એક જગદીશ બાબુને એક હોટલની અંદર જે એક બોય તરીકે, એક જે આ કહાનીનું મુખ્ય પાત્ર મદન છે એમનો પરિચય
પરિચય થયા છે ત્યારે પહેલા પરિચયની અંદર કહાનીના આરંભની અંદર જગદીશ બાબુ પહેલી વખત આ હોટલ બોયને જ્યારે જોવે છે ઓળખે છે ત્યારે એમનો પરિચય એની નજર સામેથી હટતો નથી. એ પ્રકારે પોતાનો એ અહીંયા એમના પરિચયથી મિત્રો આ કહાનીની શરૂઆત થાય છે અથવા એનો આરંભ થાય છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ કહાનીને પાર્ટ 1 ની અંદર એટલે પહેલા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે પછી આગળના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ કહાનીને આગળ વધારીશું. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.